प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके सभी चैप्टर्स के क्विक रिवीजन के लिए आपकी पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट में से हमने हर चैप्टर में से एक ओनली वन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी। आपने उस सीरीज को बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, बहुत कमेंट किए। अब आपकी डिमांड आ गई कि सर सभी पोएम्स में से भी ओनली वन आंसर करवाओ। तो आपकी पहली पोएम आपके सामने है डस्ट ऑफ स्नो। छोटी सी पोएम है, 4-5 लाइन की। और हाँ, ये तो बता दूंगा, अगर आपको वो सारे चैप्टर्स के वन आंसर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। मतलब देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप वही करके आना, लेकिन एग्जाम पास में तुरंत रिवीजन है और आप पूरी साल नहीं पढ़े तो उससे आपका काम चल जाएगा। और हाँ, एक खास बात, उन पे भले ही एक पल को डाउट कर लेना, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया, निष्कर्ष आ गया कि इस चैप्टर में क्या है, तो चल ही जाएगा। और हाँ, चैप्टर का फर्क होता है। कुछ चैप्टर ऐसे उनमें से 100% फिट है, कुछ में थोड़ा डाउट है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनके लिए तो वो रामबाण है। हाँ, मैं फिर भटक गया। ये जो पोएम है ना, इनमें ज़्यादा मैटर नहीं होता। अगर पोएम में से सेंट्रल आइडिया पूछे कि इसका केंद्रीय विचार क्या है, थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इससे क्या लेसन मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लिख देना, डाउट मत करना। पोएम में ज़्यादा मैटर नहीं होता। यानी आपकी पोएम में से जो क्वेश्चन आए 3 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, लिख देना, ज़्यादा सोचना मत। तो छोटी सी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की धूल, बर्फ के कण। इसको लिखा है एक फेमस अमेरिकी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बहुत फेमस थे ये। इसका ओनली वन आंसर ये है। समरी बताऊं क्या? कुछ नहीं है यार। पोएट एक दिन उदास था, दुखी था। हम सभी उदास होते हैं, डिप्रेशन में था, कोई दुख होगा। वो बेचारा ऐसे जा रहा था। एक हेमलॉक ट्री, एक विषैला पौधा होता है। देखो हेमलॉक क्यों दिया? क्योंकि बुरी चीजों से भी अच्छा, मतलब अच्छी चीजें पैदा हो जाती है। तो हेमलॉक का पेड़ और उस पर कोआ। अब कोआ भी काला होता है, ठीक है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। दोनों बेकार चीजें। लेकिन हेमलॉक के पेड़ पर बर्फ जमी हुई थी। अब कोआ उस पर आके बैठा, तो जैसे कोआ बैठा, पेड़ हिला, थोड़े से बर्फ के कण उसके ऊपर आ गिरे, उसका मूड बदल गया। लो, और आगे का दिन जो उसका बेकार जाता, उस मनोदशा से जो खराब थी, अब वो नहीं जाएगा, अब वो प्रसन्न हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट लाइफ में आती है। अब जैसे देखो, आपको आपके घर वालों ने पीट दिया, मतलब कुछ भी है, आप दुखी हो, स्कूल जा रहे हो और ऐसे बुरा सा मुंह लेके बैग लटका के, तभी एक आदमी केले के छिलके पे फिसल गया, एकदम से आपको हंसी आ जाएगी, आपका मूड बदल गया। तो ऐसे मूड बदलता है। छोटी छोटी जो घटना है ना, उनका भी बड़ा महत्व होता है, वो हमारे मूड को बदल सकती है। छोटी सी बात है। तो चलो ओनली वन आंसर देखते हैं। इन द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये लाइन फिक्स कर लो आप। कोई मतलब जैसे ज़्यादातर जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, आपने इसमें देखो क्या किया, पोएम का नाम मेंशन कर दिया, पोएट का नाम मेंशन कर दिया, तो इससे एक अच्छा इफेक्ट आता है एग्जामिनर पे। तो कविता डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल में, जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, गिव्स देता है अ मैसेज, एक संदेश देता है, दैट की, अ मूवमेंट एक क्षण, दैट सीम्स जो प्रतीत होता है, लगता है, सिंपल साधारण सामान्य सा, बट हैज वो भी रखता है अ लार्जर सिग्निफिकेंस, बहुत महत्व। यानी एक छोटा सा मूवमेंट जो छोटा सा लगता है ना, बड़ा दम होता है उसमें। तो हुआ क्या, वन डे एक दिन, द पोएट जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वाज इन स्ट्रेस में था, तनाव में था। डिप्रेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, ग्रिफ भी लिख सकते हो। तो एक दिन जो पोएट था वो स्ट्रेस में था या डिप्रेशन में था। सडनली अचानक अ क्रो, एक कौए ने, सूक डाउन हिलाया, ऑन हिम उसके ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल को, बर्फ के कणों को, बर्फ के टुकड़ों को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। अब हेमलॉक जो एक पेड़ है वो पॉइजनियस होता है, जहरीला होता है। तो उसके पेड़ से वो उस पर आगे बैठा, डाली हिली और बर्फ उसके ऊपर आके गिर गई। दिस माइनर इंसिडेंट, ये छोटी सी घटना, छोटी घटना है, बड़ी थोड़ी है। तो ये छोटी सी घटना ने चेंज, बदल दिया हिज मूड, उसके मूड को। किसके मूड को? पोएट के मूड को। ही गॉट रेड ऑफ, उसे छुटकारा मिल गया। गेट रेड ऑफ होता है छुटकारा पाना, मैंने पास्ट में दिया आंसर। तो उसे छुटकारा मिल गया। ऑफ हिज सोरो, अपने दुख से। एंड डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया, टू स्पेंड, बिताने का, द रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट होता है शेष, ठीक है, रेस्ट आराम ही आराम नहीं होता, शेष भी होता है। रेस्ट ऑफ द डे, शेष दिन को, इन अ जॉयफुल मैनर, आनंददायक तरीके से, कि आगे के दिन को मैं आनंददायक तरीके से, मतलब कहने का मूड बदल गया यार। वो क्या, खुद ही अब मूड अच्छा हो गया तो आगे का दिन बेकार नहीं जाएगा। तो छोटी छोटी घटनाएं जो दिखने में छोटी लगती है, बड़े महत्व रखती है। जैसे कि कोई किसी फैमिली में कोई बड़ा इश्यू हो गया, सब मुंह लटका के बैठे हैं, गंभीर मुद्दा चल रहा है, ठीक है, तभी एक बच्चा आया, उसने तोतली सी आवाज में कुछ ऐसा बोला कि सब हंस गए, लो मूड बदल गया। तो ऐसे मूड बदल जाता है। तो जो हमारे पोएट होते हैं ना, छोटी छोटी बातों में ऐसे देख लेते हैं। इसलिए तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये है, छोटा सा आप याद कर लेना, ठीक है, और ज़्यादा डाउट मत करना इन पे।
हाँ, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है कि यही करो। अगर आपके टीचर ने आपको और अच्छा लिखाया है तो उसको ले सकते हो। मैं तो एक खुला आदमी हूँ, मैं तो ये नहीं कहता कि भाई व्यूज़ के लिए आप ये नहीं, लेकिन ये क्विक सॉल्यूशन है। आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये 4-5 लाइन लिख के आ जाओ, आपका काम चल जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता पोएम में किसको काट देगा, नो नेवर। ठीक है, तो ओके, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बाय। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए ओनली वन आंसर सीरीज में आज देखते हैं आपकी सेकंड पोएम, फायर एंड आइस, यानी आग और बर्फ। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसका ओनली वन आंसर ये है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पोएम्स में ज़्यादा मैटर नहीं होता, ज़्यादा शक मत करना। कैसा भी क्वेश्चन आए, अरे क्या आता है, सेंट्रल आइडिया आएगा, थीम आएगी, क्या लेसन है, सब कुछ इसके अंदर है। थोड़ा बता दूं कि इस पोएम में है क्या, छोटी सी बात है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इनके दिमाग में कुछ भी आ जाता है। तो अब देखो, इस संसार में हमारी जो इच्छाएं हैं वो बेलगाम है, असीमित है, और हम एक दूसरे से घृणा भी बहुत करते हैं। अब ये तो मैंने बोला प्रोज में, गद्य में, लेकिन कभी भी जो पोएट है, जो राइटर है, वो कभी भी बात को अगर ऐसे कहते तो पोएट कौन बोले, तो उसने इस बात को अलग अंदाज में बोला। पता है क्या बोला? ऐसे पोएम में 3-4 लाइनें, ज़्यादा नहीं है, कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा। अब आग मतलब आग नहीं है, आग मतलब इच्छाएं हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है, मुझे पता है कि इच्छाएं इतनी है मनुष्य में कि संसार का नाश कर देंगी। लेकिन यदि संसार को अब इच्छाएं हैं तो आग मतलब उससे उसका अंत हो गया, लेकिन यदि दोबारा नष्ट होना पड़े तो बर्फ भी बहुत है। बर्फ मतलब घृणा बहुत है, हम एक दूसरे से हेट करते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो भी बहुत है। तो बस ये दो हमारी जो मानवीय बुराइयां हैं, जो सबके अंदर हैं, इन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने पोएम लिख दी, फायर एंड आइस। और सच में यार देखो, मुझे ये भी चाहिए, ये मिल गया तो फिर ये चाहिए, ये चाहिए। हमारी इच्छाओं को अंत है ही नहीं वास्तव में, ये सच्चाई भी है। चलो ये तो मैं करा दूंगा, 2 मिनट की बात है, 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन थोड़ा सोचें, क्या हम कभी रुक सकते हैं? नहीं रुकते। जैसे अब यहीं पे देखो, यूट्यूब पे देखो, इतने सब्सक्राइबर हो गए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, सारे मेरे पास। ऐसे थोड़ी होता है। पैसा इतना आ गया, पहले सोचेगा लाख रुपये मिल जाए, फिर 10 लाख मिले, फिर करोड़पति हो जाऊं, फिर अरबपति। आदमी रुकता ही नहीं है, उसकी इच्छाओं का अंत है ही नहीं। और ये चीज़ बहुत बुरी है, जो हमारी मानव जाति का विनाश करेगी। दूसरी बात है घृणा, जलना। कितनी हेट है हमारे अंदर। देखो, हम घर में जलते हैं, जैसे आप कभी देखना, जो पारिवारिक सदस्य है ना, जैसे आपके पापा, आपके चाचा, उनमें आग लगी रहती है, एक दूसरे से जलते हैं, भाई भाई जलते हैं, बहन बहनों में आग लगी रहती है। अच्छा, यहाँ तक की आग देखो, अब आगे, अब बात आ गई पड़ोसी की, तो सब मिलकर उस पड़ोसी से जलते हैं जो आपके निकटतम रहता है। ठीक है, फिर बात गांव की ले लो, हमारे मतलब एक गांव ये है और एक गांव ये है, इस गांव के लोग इस गांव के लोगों से जलते हैं। ठीक है, फिर एक राज्य, फिर देश पे जाओ, कितनी जबरदस्त आग लगी पड़ी है रसिया में और अमेरिका में, चाइना में, इंडिया में, कितनी आग है। आग ही आग है। आग का मतलब कितनी घृणा है, कितनी ईर्ष्या है, और ये संसार का अंत कर देगी। कम से कम हमारी तुम्हारी ईर्ष्या तो छोटे लेवल की है। ठीक है, इसका घर बड़ा है, मेरा घर छोटा है। ठीक है, इसकी ज़्यादा परसेंटेज बनी, मेरी कम बनी, तो लेकिन जो देशों की है ना, ये सच में इस दुनिया को ख़त्म कर देगी। ठीक है, सभी के सभी एटम बम से बैठे हुए, परमाणु बम सबके पास है, और ये आग बढ़ती जा रही है, किस दिन इस विश्व का अंत भी कर देगी। सच्चाई भी है, सिर्फ जोक नहीं है। तो चलो अब छोड़ो, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो और आपको इन बड़ी बड़ी बातों से कोई मतलब नहीं है, आपको ओनली वन आंसर चाहिए, मुझे पता है। पर बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हारी सब चीज़ नज़र में आ जाएंगी। चलो देखो, तो ओनली वन आंसर है इन द पोएम फायर एंड आइस, कविता आग और बर्फ में, द पोएट कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ, इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ड्राज खींचता है अवर अटेंशन, हमारा ध्यान, टुवर्ड्स की ओर, टू ह्यूमन इविल्स, दो मानवीय बुराइयों की ओर, अवर एंडलेस डिजायर्स, हमारी अनंत इच्छाएं, एंडलेस डिजायर्स, अनंत इच्छाएं, एंड हेट, और घृणा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, दिस वर्ल्ड विल गो टू एंड, इस संसार का अंत हो जाएगा, बाई फायर और आइस, आग के द्वारा अथवा बर्फ के द्वारा। हेयर, यहां पर द वर्ड फायर स्टैंड्स फॉर अवर बर्निंग एंडलेस डिजायर्स, यहां पर जो आग शब्द है ना, ये स्टैंड है, मतलब के लिए काम में आया है। किसके लिए? अवर बर्निंग, हमारी जलती हुई, ज्वलंत, एंडलेस, अनंत, असीमित, डिजायर्स, इच्छाओं के लिए, एंड द वर्ड, और शब्द, आइस स्टैंड्स फॉर हेट, और जो बर्फ शब्द है वो घृणा के लिए, ईर्ष्या के लिए, जलन के लिए आया है। इट्स मीन, इसका मतलब है, वी, हम ह्यूमन बींग्स, हम मनुष्य, विल बी रेस्पॉन्सिबल, हम खुद जिम्मेदार होंगे, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के विनाश के लिए। यदि ये दुनिया खत्म होगी
तो कोई और नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। हमारी बर्निंग डिजायर्स, ज्वलंत इच्छाओं से जो कभी रुकती नहीं है, बेलगाम है, या फिर हम जो हेट करते हैं, बहुत अच्छा भाव है इसमें, ठीक है। तो हो गया और कुछ नहीं, तो इससे अपना काम चला सकते हो। 1-2 दिन बाद आपका पेपर है तो फटाफट शॉर्ट सॉल्यूशन है, क्विक रिवीजन है, ठीक है। तो हो गया, ओके बाय, नोट कर लेना। तो बच्चों ओनली वन आंसर सीरीज में आज हम देखेंगे द बाल पोयम। छोटी सी पोयम है बट मैसेज बहुत गहरा है। बट आपको मैसेज नहीं चाहिए, अरे ले लो यार, वन आंसर आपके सामने है, 2 मिनट में बता दूंगा, बट पहले समझ लो हिंदी में इस पोयम में है क्या। तो देखिए, जैसा इसका नाम है द बाल पोयम, हाँ इसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने। कभी कभी ये क्वेश्चन क्या, इसको तो आप याद ही कर लिया करो। और जैसा कि मैं हर पोयम में आपके आंसर में इसको मेंशन कर रहा हूं, तो इसका जिक्र कर दिया करो, एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट आता है। तो इस पोयम में है क्या, तो देखो, बाल पोयम, गेंद की कविता। तो इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी है। कहानी का एक छोटी सी बात है, एक छोटा बच्चा है अपनी गेंद के साथ बेचारा खेल रहा है, और छोटे बच्चों को खिलौनों के साथ, गेंद के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। अब हमारे कवि महोदय ये जॉन बेरीमैन वहां पे प्रकट हो जाते हैं। क्या बताया मैंने, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये कहीं भी पहुंच जाते हैं। अब छोटा बच्चा खेल रहा है, अचानक से उसकी गेंद खो जाती है, मतलब पानी में चली जाती है। अब बच्चा शॉक्ड, अब छोटे बच्चे के लिए गेंद सब कुछ है, वो उसकी लाइफ है, उसके सारे मजे उसी में है। अब उसका मजा छिन जाए, उसकी तो बेचारे की लाइफ ही गई, तो बेचारा जड़वत ऐसे खड़ा हो गया। अब कवि ने देखो 2-3 बातें बड़ी अच्छी बताई इस पोएम में, जो मैं जिक्र करूंगा। एक बात मुझे अच्छी लगी, कवि ने कहा मैं उसको इंट्रूड नहीं करूंगा, एक वर्ड है इंट्रूड, उसको मैं अभी अंडरलाइन कर दूं, बड़ा अच्छा वर्ड है वो। कहां पे है, देखो ये रहा इंट्रूड। इंट्रूड होता है घुसपैठ करना, मतलब किसी को ज्ञान बांटना। जैसे कि अब लेखक उस बच्चे को समझा सकता है, बेटे कोई बात नहीं, चुप हो जा, पर कैसे चुप हो जाए। फिर लेखक ने एक बात और कही है कि तुच्छ सी गेंद है, दूसरी गेंद भी तो आ सकती है, कुछ पैसे की गेंद है, गेंदें और भी है, बट नहीं, जिन चीज़ों से हमारा कनेक्शन होता है, लगाव होता है, जब वो खो जाती है तो हम शॉक्ड रह जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताइए, आगे एक वर्ड आया एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, नुकसान का ज्ञान। कवि चाहता है कि भी छोटा बच्चा है और पहली बार उसने कोई चीज़ खोई है, आगे जाके बहुत चीज़ खोने वाला है, तो इसको नुकसान का ज्ञान समझने दो, सीखने दो। हाउ टू स्टैंड अप, लास्ट लाइन है ना, कैसे सहा जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है, किसके सामने, नुकसान के सामने। नुकसान कुछ नहीं, दुख के सामने। अब छोटे बच्चे के लिए दुखों की शुरुआत है, पहली बार लाइफ में कोई झटका लगाया कि गेंद जिसे बेचारा खेलने के लिए निकलता था, उछलता कूदता था, और वो गई। अब बच्चा शॉक्ड। तो कभी कह रहा है कि अभी इसके लाइफ में बहुत झटके आएंगे, ये बहुत नुकसान देखेगा। मनी इज एक्सटर्नल, धन तो भौतिक चीज है, बाहरी तत्व है, धन से किसी को खुशी नहीं मिलती, ठीक है। वो 10-5 पैसे की गेंद होगी और भी ले आएगा, लेकिन ये जो खास गेंद है जिसके साथ इसका जुड़ाव है, जिसे लेकर रोज खोलता है, वो जब चली गई तो बच्चा शॉक्ड है। अब बच्चे को ज्ञान मत बांटो, इसे सीखने दो कि नुकसान होंगे लाइफ में। बड़ी प्यारी कविता है, बड़ा गहरा मैसेज है। देखो, जब मैं यहाँ तो जल्दी करा रहा हूँ, क्लासेज में जब इस पोएम को पढ़ाता हूँ ना, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कोई छोटा बच्चा है, पहली बार उसकी पेंसिल खोई, उसका पेन खोया, उसकी बुक खोई, कुछ भी खोई, बचपन की चीज़ है, इस बच्चे पे लगा लो, इसी पे लगा लो। उसकी गेंद खोई, वो दुख में है, ठीक है। फिर 5-7 दिन बाद फिर एक और गेंद लाया, फिर वो खो गई। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ उसे, पहली बार कुछ खोया तब, पहली बार कोई चीज़ खोई। उसके बाद दूसरी बार में उसके दिमाग उस दुख से गुजर चुका है, उसको झेल चुका है, तो उसे पता है उतना दुख नहीं होता। तो जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं ना, वो बहुत चीज़ खो चुके हैं। अब जब चीज़ें खोती है ना, मतलब कोई व्यक्ति पास अवे हो जाता है, गुजर जाता है, तो वो उतना दुख नहीं करते, उन्हें पता है कि ये जीवन चक्र है। बट छोटे बच्चे को ज़्यादा दुख होता है। तो कवि ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है बाल पोएम के माध्यम से, ठीक है। चलो मैं इसका करवा देता हूं। इन दिस पोएम, इस कविता में देखो कितना अच्छा है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कवि जॉन बेरीमैन, मैंने जानबूझ के इनका नाम जिक्र किया ताकि एग्जामिनर को अच्छा इफेक्ट आए कि वह बच्चे ने पोएम पढ़ी है। टेल्स, बताता है, अबाउट अ बॉय, एक लड़के के बारे में, हु हैज लॉस्ट, जो खो चुका है, हिज बॉल, अपनी गेंद को। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, एक गेंद की ज्यादा कीमत नहीं होती। नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ना ही दूसरी गेंद खरीदना कठिन बात है। यट, फिर भी, द बॉय इज अपसेट, फिर भी लड़का अपसेट है, परेशान है, दुखी है। ड्यू टू अ कनेक्शन, एक कनेक्शन की वजह से, एक जुड़ाव की वजह से, एक लगाव की वजह से, विद बॉल, उस गेंद के साथ। एक बात बताओ यार, तुम्हारा कोई दोस्त है, दोस्त खो जाए, गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, अब ले ये एक और दोस्त ले ले, अरे वो उसकी भरपाई कैसे कर देगा यार, जो कनेक्शन उसके साथ है वो तो उसी के साथ था, इसके साथ कैसे हो सकता है, यही बात है। तो
द पोएट डज नॉट वांट टू इंट्रूड ऑन हिम, कवि उस बच्चे को ज्ञान नहीं देना चाहता। इंट्रूड होता है घुसपैठ करना, उसके जीवन में घुसपैठ नहीं करना चाहता। बट वांट्स, लेकिन चाहता है, द बॉय कि लड़का लर्निंग सीख ले, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, नुकसान के ज्ञान को, कि नुकसान होते हैं, इस समझ को ले ले। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट मनी इज एक्सटर्नल, कि धन तो केवल भौतिक चीज है, बाहरी चीज है, धन से कनेक्शन नहीं खरीदे जा सकते। ठीक है, ये थोड़ी है कि भाई आपके कोई खास व्यक्ति है, वो पैसे के बदले में दूसरा मिल जाएगा, नहीं, वो कनेक्शन तो उसी के साथ है, वो लगाव तो उसी के साथ है। तो मनी इज एक्सटर्नल एंड वी शुड अर्न, और हमें सीखना चाहिए टू बियर, बियर होता है सहना, द ग्रिफ ऑफ लूजिंग द थिंग्स, चीजों को खोने के दुख को सहन करना, बियर होता है सहन करना। तो भैया ये है आपका ओनली वन आंसर, याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, ये एग्जाम टाइम का जुगाड़ है। आपने कुछ नहीं पढ़ा, अच्छा लिखा है मैंने। और एक बात और, मैं देखो मैं तो क्या है खुद के बारे में बताना पसंद करता नहीं, वरना एक बात बताऊं मैं आपको, और ही बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। एक आध में वर्ड देख रहा हूँ, ये रहा एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल, ये अच्छा वर्ड है, इसको कर दो नोट। और तो बस ये नहीं, ठीक है, ऐसे भी नहीं कि भाई इसको दैट को भी कर दिया और हिज को भी कर दिया। अरे जो जिसमें दम है उसको किया करो। हाँ, मैं ये कह रहा था, यकीन तो कर ही लोगे शायद, बहुत साल से मैं हमेशा, जैसे मैं यहाँ पे आया कि भाई आज ये पोएम मैंने कभी क्लास में पढ़ाई होगी तो वहाँ पे अलग लिखा दिया होगा, मैं एट प्रेजेंट जो मेरा दिमाग कहता है वो तैयार कर देता हूँ। तो मैं कहीं इनको गूगल से या ऐसे चुरा के नहीं लाता, और मैं देखता हूँ कर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ना, इधर उधर से लाए, छापा और फिर उसका फटाफट से एक्सप्लेन कर दिया। मैं नहीं, ये मेरे दिमाग से लिखा हुआ ओनली वन आंसर है हर चैप्टर का, तुम्हारे 10वीं के 12वीं के सबका। ठीक है, तो यही। और फिर पता है मैंने बात की तो सर पेपर का जुगाड़ है, मैं अंदर से क्या चाहता हूँ एज ए टीचर कि आप ये चीज़ सीख जाओ, और ये किया जा सकता है, बस थोड़ी प्रैक्टिस किया करो, अपने से समझ के चीज़ों को थोड़ी इंग्लिश सीखो, और आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए, कंटेंट, और लिख तो हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बाय। और एग्जाम टाइम में इस वन आंसर सीरीज ने मजे कर रखे तुम्हारे, बट यार कमेंट में थैंक्स तो बोल दिया करो। तो बढ़ते अगली पोएम पे, छोटी सी पोएम है अमेंडा। वैसे 10th क्लास की सारी पोएम छोटी है। हाँ, पोएट का नाम जरूर याद रखा करो क्योंकि उसको आंसर में डालना है। इस पोएम को लिखा है रॉबिन क्लेन ने। तो चलिए शुरू करते हैं, पर थोड़ा बता दूं, बट इसमें बताने को है ही क्या। इस पोएम में आप बच्चों की छोटी सी प्रॉब्लम को टारगेट किया गया है, पे फोकस किया गया है। प्रॉब्लम है आपको जो और प्रोटेक्शन दी जाती है, लगातार निर्देश दिए जाते हैं, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, और बच्चों को आज़ादी चाहिए। बच्चों क्या, आज़ादी तो हर किसी को चाहिए। तो जो लगातार बच्चों पे टोका टोकी चलती है उससे बच्चे परेशान रहते हैं। इस बात को हमारे रॉबिन क्लेन ने एक बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। एक छोटी बच्ची एमेंडा के माध्यम से बताया, जो रही होगी 8-10 साल की। अब उसके मम्मी या पापा, ये तो दिखा नहीं पोएम में, बट लगातार टोकते हैं, अपना कमरा साफ करो, होमवर्क करो, जूते साफ करो, और चॉकलेट मत खाओ, ये करो, ये मत करो। बच्ची परेशान है। अब बच्ची मन ही मन में कुटती है, अब उनसे कह तो नहीं सकती, बट उसकी मम्मी या पापा जब भी उसे कुछ बोलते हैं तो कभी तो बेचारी वो कहती है कि मैं मेरमेड बन जाऊं, जल परी, और ऐसे समुद्र में आज़ादी से घूमूं। वो यहाँ तक सोचती है मैं ऑर्फेन हो जाऊं, अनाथ हो जाऊं। जब मैं अनाथ हो जाऊंगी मतलब मेरे माता पिता मर गए, मन ही मन में मार दिया बेचारों को, तो मैं आराम से आवारा गलियों में घूमूंगी। कभी वो कहती है मैं रेपुंजल बन जाऊं, एक राजकुमारी थी। हाँ, इसमें देखो जिक्र आएगा, फिर आप पूछोगे, अभी बता दूं। एक इतिहास की कहानी है। रेपुंजल कोई राजकुमारी थी, उसकी सौतेली माँ ने उसको एक टावर पे, एक ऊंची बिल्डिंग में कैद कर दिया, मतलब ताकि वो किसी से बात ना कर सके। तो वो बहुत सुंदर थी, उसके बाल बहुत लंबे थे, उसने अपने बाल नीचे गिराए, एक राजकुमार उन पर चढ़ा और उसको भगा के ले गया, शादी वादी कर ली, कुछ भी कर ली होगी। तो मैं रेपुंजल बन जाऊं और मैं बाल भी नहीं गिराऊंगी, कोई राजकुमार आ जाए, मतलब मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो आज़ादी मतलब चाहते ही है, बट माता पिता लगातार ये कर, ये मत कर, उससे बच्चे परेशान रहते हैं। इस बात को रॉबिन क्लेन ने इसके माध्यम से बताया। तो चलिए देखते हैं ओनली वन आंसर इन द पोएम एमेंडा। पोएम एमेंडा में द पोएट रॉबिन क्लेन, देखो मैं हर एक में डाल रहा हूँ ना। कविता एमेंडा में पोएट रॉबिन क्लेन ड्राज खींचता है अवर अटेंशन, हमारा ध्यान, टू अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एक बहुत ही सामान्य सी समस्या ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की। एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, फील्स, महसूस करता है। 2 बार क्यों आ गया फील्स, फील्स दैट, की, ही ऑब्लिक सी। अब देखो ही और सी क्यों, अगर मैं सिर्फ ही लिख दूंगा तो लड़कियों के साथ ये समस्या है, सी लिख दूंगा तो लड़कों, मतलब ही और सी, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, हर एक बच्चा। तो
प्रत्येक बच्चा महसूस करता है कि ही अथवा सी इज कंट्रोल्ड, पे नियंत्रण किया जाता है, एंड इंस्ट्रक्टेड और निर्देश दिए जाते हैं बाय देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के द्वारा। इन द पोएम, कविता में, अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की जिसका नाम था एमेंडा, इज ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड, को हमेशा आदेश दिए जाते हैं बाय हर मदर, उसकी माँ के द्वारा या फादर के द्वारा। मैंने मदर कर दिया। अब इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि फादर है मदर है, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट टू हंच हर सोल्जर्स, कि वो अपने कंधे ना लटकाए। टू क्लीन हर रूम, अपना कमरा साफ करे। एंड शूज, जूते साफ करे। टू फिनिश होमवर्क, होमवर्क पूरा करे। एंड नॉट टू ईट चॉकलेट, चॉकलेट ज़्यादा ना खाए। तो ये तमाम तरह के आदेश उसकी माँ उसको देती रहती है। अमेंडा फील्स आएगा, फील्स सो सफोकेटेड, इतना सफोकेटेड होता है दम घुटना, इतना दम घुटा हुआ सा महसूस करती है, टॉर्चर महसूस करती है, दुखी महसूस करती है, बाय दिस ओवर प्रोटेक्शन, इस अत्यधिक देखभाल से, दैट सी विश्ड, कि वो कामना करती है, इच्छा करती है, टू बी होने की, अ मेरमेड, एक जल परी, ठीक है, ऑर्फन, अनाथ, एंड रेपुंजल, और एक रेपुंजल राजकुमारी। तो आपकी पूरी पोएम इसमें आ गई। भाई 3-4 बात है, माँ किस किस चीज़ पर टोका टाकी करती है और लड़की क्या क्या बनना चाहती है। अच्छा, मैसेज क्या है? मैसेज मैंने पहले दे दिया। ये जो आपके वन आंसर है, ये सेंट्रल आइडिया के लिए है, थीम के लिए है, क्या लेसन है, क्या इसमें शिक्षा है, क्या गहरी बात है, वो गहरी बात मैंने यहाँ पे बता दी। फिर ये पोएम भी जिक्र हो गया। तो कुल मिला के आपका सटीक ओनली वन आंसर है। फिर भी आपको भरोसा नहीं है, हर वीडियो में कहता हूँ, कोई नया व्यूवर देख रहा हो, एग्जाम के बाद देख रहा हो, जुलाई के महीने में देखेगा, वो तो कहेगा अरे अभी तो पूरी साल पढ़ी है, मैं तो उस पर रिसर्च करूंगा, पीएचडी करूंगा। कर लेना भैया, ये तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जुगाड़ है जिन्होंने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम आ गए तो फटाफट से रिवीजन हो गया, देख लिया, और अच्छा भी है, लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, हाँ नोट कर लो इसको। ओके, बाय। तो हेलो बच्चों, ओनली वन आंसर सीरीज में आज देखते हैं पोयम द ट्रीज। छोटी सी पोयम है और इसमें भी एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज दिया गया है। द ट्रीज, जिसका मतलब होता है पेड़, इसको लिखा है एड्रिन रिच ने। ये बहुत मशहूर लेखिका है। ओनली वन आंसर आपके सामने है, बट थोड़ा बता दूं कि इसमें हो क्या रहा है। बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा मुद्दा है कि देखो, मैं आपसे पूछता हूँ पेड़ कहाँ लगने चाहिए, पेड़ कहाँ दिखने चाहिए, तो आप कहोगे जंगलों में। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है, आज नहीं बहुत दिन से चल रहा है, कि पेड़ों से हम अपने घरों को सजाते हैं, छोटे छोटे गमलों में, या फिर ऐसे फुलवारी के रूप में, या फिर ऐसे अलग अलग तरह के पेड़। जबकि जंगल जो कि पेड़ों के असली घर है, वहाँ पेड़ है ही नहीं, वहाँ कोई लगा ही नहीं रहा है, और जो वहाँ पे है उनको लकड़ियों के लिए या फर्नीचर के लिए काट रहे हैं, और पेड़ों, घरों को पेड़ों से सजाया जा रहा है। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये जो हमारी एड्रिन रिच है, एक लेडी है, ये इनका ध्यान इस बात पे पहुंच गया। अब देखो कितनी कमाल की बात है, आपके दिमाग में बात शायद पूरी लाइफ टाइम नहीं आएगी, किसी कहाँ आती है भाई, पेड़ है यार, पेड़ तो अच्छी चीज़ है, कहीं भी लगाओ, घर लगाओ, वहाँ लगाओ, लेकिन घर मत लगाओ यार, घर में दम घुट रहा है उनका, यही तो बात है। देखो बारामदा है, एक आपने छोटा पेड़ लगाया गमले में, अब पेड़ तो बढ़ेगा बेचारा, हालांकि बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि ना तो उसको हवा मिलेगी ना उसको प्रकाश मिलेगा, तो बेचारा ऐसे ही फ्री बढ़ता है। अब बढ़ते बढ़ते पहुँच गया छत तक, ऊपर कहाँ जाएगा, छत आ गई तो उसकी पत्तियां घिसटती हैं। अब जो जड़ें हैं, आपने छोटा सा पौधा लगा दिया, सीमेंटेड कर दिया फर्श, अब उसकी जड़ें जब बड़ी होती है ना, तो फर्श में दरारें पड़ जाती है। बताओ उसका दर्द, यानी अगर वो नेचुरल जगह में होता तो जड़ उसकी कहीं फैलती, लेकिन आपने घर में लगाया तो जड़, जो उसकी जड़ है ना, वो जड़ों की वजह से दरारें पड़ रही हैं, अर्थात दम घुट रहा है उनका। अब देखो इसे कहते हैं पोएट का दिमाग, पोएट की पहुंच, उसका कॉमन सेंस कहाँ चला गया। तो वो निवेदन कर रहा है कि घरों में मत लगाओ बाहर। और निवेदन छोड़ो, इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कहा उसने, कल्पना की कि देखो आज रात को ये पूरे घर खाली हो जाएंगे, सारे पेड़ यहाँ से निकल के जंगल में चले जाएंगे। तो वो देख रही है कि जो पेड़ है ना वो भाग रहे हैं, माना ऐसी बात कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं, चल मैं तो आ गया, तू भी चल रहा है क्या, है ना। और जो क्या बोलते पत्तियां घिसट रही है, दरारें, सब कुछ है। एक अच्छी और आई है इसमें, वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि न्यूली पेशेंट, कोई अब जैसे पेशेंट अभी भी डिस्चार्ज हुआ अस्पताल से, तो कोई पेशेंट जो अस्पताल से डिस्चार्ज होगा ना, वो फटाफट से भागेगा क्योंकि वहाँ बहुत दुखी हो गया था। तो ऐसी पेड़ घर में रह के बहुत दुखी हो गए, अब वो जंगल में जाना चाहते हैं, जो उनके रियल अबोर्ड है, जो उनके रियल होम है जंगल। तो वहाँ पे रात में पूरी, माना कि उन्होंने पूरी मीटिंग कर ली कि बेटे आज तो निकलना है यहाँ से। तो जो पोएट है उसने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया कि ऐसे टहनियाँ घिसट रही है, ऐसे ऐसे उनकी हालत ऐसे है। और लास्ट में एक बात और बताई कि चंद्रमा, ये अच्छी बात है, चांद जो साफ साफ दिखता था ना, वो अब टूटा हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पे ओक का पेड़,
भाई पेड़ तो है ही नहीं। एक बार बताओ, जंगल में जब पेड़ ही नहीं होंगे नीचे तो आप आकाश साफ दिखेगा, चांद भी दिखेगा, लेकिन जब पेड़ है तो फिर टूटा हुआ दिखेगा चंद्रमा। क्यों? पत्तियों में सो के आप देखोगे, टहनियों में सो देखोगे, टूटा हुआ दिखेगा। तो ये है पोएट, बहुत मतलब इनके अंदर बहुत क्षमताएं होती है। चलो ये हो गया, ओनली वन आंसर पे आ जाइए। इन द पोएम द ट्रीज, कविता ट्रीज में द पोएटेस। अब देखो ये कवियत्री है तो पोएटेस लिख दिया, आप पोएट भी लिख सकते हो, क्योंकि डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, टीचर पुरुष भी हो, तो वही है पोएट। लेकिन पोएटेस भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाए पोएट लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। इन द पोएम द ट्रीज द पोएटेस एड्रिन रिच ड्राज अवर अटेंशन, हमारा ध्यान खींचती है, टू अ बिग इश्यू, एक बड़े मुद्दे पर, ऑफ बीइंग फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। ट्रीज करो इसको, विदाउट ट्रीज। तो किस पे ध्यान खींचती है? एक बड़े मुद्दे, बीइंग फॉरेस्ट, जंगलों का होना, विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ों के। तो जंगल बिना पेड़ों के हो रहे हैं, इस पर ध्यान ला रही है। वी प्लांट, वी प्लांट है लगाते हैं, वी प्लांट ट्रीज, हम पेड़ों को लगाते हैं, इन अवर होम्स, हमारे घरों में, टू डेकोरेट अवर होम्स, हमारे घरों को सजाने के लिए। अच्छा वर्ड है डेकोरेट, चलो ये भी मैं करता चलूं, टू डेकोरेट अवर होम्स, हमारे घरों को सजाने के लिए। वेयर इज, यार शायद पिछली पोएम भूल गया था मैं ना, कभी कभी हो जाती है गड़बड़। आप खुद भी, अरे खुद भी सीखो ना, मैं ही सिखाता रहूंगा क्या, आप खुद गैस करना कि कौन कौन से अच्छे वर्ड है, उनको अंडरलाइन करना। वेयर इज, जबकि, द फॉरेस्ट, और बहुत सारे बच्चे तो पता क्या सोच रहे होंगे, यार क्या पता अंडरलाइन करते हैं नहीं करते, कोई नियम तो नहीं है, मैं कर दूं तो कहीं ऐसा नहीं टीचर काट दे। बच्चे, छोटे बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, वो उस पर यार कुछ नहीं हो सकता, तुम नहीं मानोगे, तुम डरते रहोगे, छोटे हो ना, कोई बात नहीं, तुम डरना बंद कर दोगे, बड़े हो जाओगे जब समझ आ जाएगी। तो डेकोरेट अवर होम्स, वेयर इज, जबकि, द फॉरेस्ट आर रियल अबोर्ड, जबकि जो जंगल हैं वो असली घर हैं, रियल अबोर्ड असली घर हैं, ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के। द पोएट्स पुट्स, पोएटेस कर दो दोबारा से इसको, मैंने पोएटेस लिखा होगा, मतलब दिमाग ने तो लिख दिया, हाथों ने इसको ये लिख दिया, द पोएटेस पुट्स दिस इश्यू, इस मुद्दे को रखती है, बिफोर अस, हमारे सामने, विद अ वेरी पैथेटिक वे, बहुत ही मतलब दयापूर्ण तरीके से। सी सीज, वह देखती है, दैट ऑल द ट्रीज, की सभी पेड़, ऑफ होम्स, घरों के, आर रनिंग, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, टू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर, एट नाइट, रात में। द रूट्स, अब देखो कुछ कुछ जो उसमें से फ्रेजेज हैं वो मैंने यहाँ पे ले लिए। द रूट्स वर्क, जड़ें काम करती हैं, क्यों? बाहर निकलने के लिए। डिसेंगेज फ्रॉम द क्रैक्स, और दरारों से मुक्त होने के लिए। सफलिंग बाउज अंडर द रूफ, छत के नीचे जो टहनियाँ हैं वो घिसट रही हैं। एंड न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और अभी अभी डिस्चार्ज हुए पेशेंट्स की तरह से। तो ये कुछ फ्रेजेज हैं, अच्छी लाइन है जो मैंने यहाँ पे जिक्र कर दी। आर सम वंडरफुल फ्रेजेज, कुछ आश्चर्यजनक फ्रेजेज हैं, या इमेजेज कर दो, फ्रेजेज की जगह इमेजेज भी अच्छा रहेगा वैसे। इमेजेज, टू शो, दिखाती हैं, दिखाने के लिए। द एगोनी, एगोनी होती है पीड़ा या दर्द, ऑफ द ट्रीज, पेड़ों का। तो ये कुछ अच्छी इमेज है जो पेड़ों के दर्द को बताती है, कि जड़ें ऐसे दरारों से बाहर आ रही है, टहनियाँ घिसट रही है, मरीज जैसे लग रहे हैं। तो ये सारी उनके लिए, पेड़ों के लिए बताया गया है। कुल मिला के बात है कि जब जंगल जब ये सारे निकल के जंगल में पहुंच जाएंगे तो जंगल पेड़ों से भर जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब फटाफट से एक दो और कर देता हूँ। डिसएंगेजेज, ये अच्छा वर्ड है, इसको कर दो। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ये सफलिंग, बस बहुत है। और कुछ नहीं है इसमें, हो गया। ठीक है, एगोनी, पीड़ा, अच्छा वर्ड है। तो ठीक है भैया, ये आपका ओनली वन आंसर, और नोट कर लेना, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, आपके एग्जाम के लिए तैयार किया है। वरना मैं भी इस तरह का टीचर नहीं होगी, ये जुगाड़। बट आपके कमेंट मुझे जुगाड़ू बना रहे हैं धीरे धीरे करके। बट ध्यान रखना, सीरियस स्टडी भी करवाता हूँ। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, इंग्लिश सीख लो यार, फिर कंटेंट चाहिए, बस उस पर कैसे भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ओके, बाय।